डायट सोनभद्र के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का पुनः स्वागत है। मैं नीरज शर्मा, डायट प्रवक्ता सोनभद्र, आज डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के शांति शिक्षा एवं सतत विकास विषय पर चर्चा करूंगा। आज की चर्चा का विषय है हिंसा या वायलेंस। सामान्य रूप से हिंसा का प्रभाव मानव जीवन में व्यापक रूप से देखा जाता है। प्राचीन काल में भी हिंसा का स्वरूप विद्यमान था तथा वर्तमान समय में भी हिंसा का स्वरूप व्यापक रूप से देखा जा सकता है। आसुरी शक्तियों के व्यक्तियों द्वारा सदैव हिंसा का सहारा लिया जाता रहा है। देवासुर संग्राम इसका प्रमुख उदाहरण माना जाता है। यह अवधारणा समाज में प्राचीन काल से विद्यमान रही है। वर्तमान में भी इसका स्वरूप बदल गया है। आज हिंसा का स्वरूप संग्राम से बदलकर विभिन्न रूपों में हो गया है। व्यक्ति किसी के विकास की अवस्था को धमकी देकर रोक देता है। धमकी से व्यक्ति अवसाद में चला जाता है, जिससे उसका जीवन अवरुद्ध हो जाता है। इस प्रकार वर्तमान समय में हिंसा का स्वरूप प्राचीन हिंसा से भिन्न हो गया है। हिंसा को विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न प्रकार से परिभाषित किया है। आज हम हिंसा के विषय में दी गई प्रमुख विद्वानों द्वारा परिभाषाओं पर चर्चा करेंगे। प्रोफेसर एस के दुबे के शब्दों में, हिंसा शक्ति के दुरुपयोग की वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति या समूह द्वारा दूसरे व्यक्ति या समूह को शारीरिक, मानसिक रूप से हानि पहुंचाई जाती है तथा इसे एक समाज विरोधी कार्य एवं अवांछनीय व्यवहार के रूप में स्वीकार किया जाता है। श्रीमती आर के शर्मा के अनुसार, श्रीमती आर के शर्मा ने हिंसा को परिभाषित करते हुए कहा है कि हिंसा एक समाज विरोधी प्रक्रिया के रूप में स्वीकार की जाती है, जिसके माध्यम से सार्वजनिक हित, सार्वजनिक विकास एवं सार्वजनिक सुरक्षा को गंभीर हानि पहुंचती है। इसका पूर्ण संबंध विनाश एवं हानि से होता है। भारतीय दर्शन के अनुसार मन, वचन और कर्म से जीव मात्र को कष्ट देना ही हिंसा है। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि हिंसा एक ऐसी विनाशकारी प्रक्रिया है जिसमें मानवता एवं नैतिकता का समावेश नहीं होता तथा इसमें अधिकार एवं शक्ति का दुरुपयोग किया जाता है। वर्तमान समय में हिंसा के व्यापक एवं विविध रूप देखे जाते हैं। हिंसा की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायलेंस। हिंसा की परिभाषाओं के आधार पर हम हिंसा की कुछ विशेषताओं के बारे में अवगत होते हैं। ये प्रमुख विशेषताएं निम्नांकित हैं। हिंसा एक विनाशकारी प्रक्रिया है। हिंसा को सामान्य रूप से एक विनाशकारी प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया जाता है। जहाँ तक हिंसा की बात है, हिंसा विकास को अवरुद्ध करती है, क्योंकि हिंसा से युक्त क्षेत्र में कोई भी विदेशी उद्योग नहीं लगाना चाहता तथा देश के उद्योगपति भी उस क्षेत्र में धन नहीं लगाना चाहते। हिंसा के द्वारा धन एवं जन दोनों की हानि होती है। इसलिए हिंसा के द्वारा एक
ओर विनाश किया जाता है एवं दूसरी ओर विकास संबंधी मार्गों को भी अवरुद्ध कर दिया जाता है। हिंसा एक समाज विरोधी प्रक्रिया के रूप में हिंसा एक समाज विरोधी प्रक्रिया भी है। जो व्यक्ति समाज में हिंसा फैलाने का कार्य करते हैं उनको समाज में कभी भी सम्मान प्राप्त नहीं होता तथा उनको समाज में हेय दृष्टि से देखा जाता है। प्रत्येक सामाजिक व्यक्ति से यह अपेक्षा की जाती है कि वह हिंसा का साथ छोड़ दे। हिंसा को प्राचीन काल से अब तक एक समाज विरोधी गतिविधि माना जाता है। सुशिक्षित तथा विकसित समाज में हिंसा संबंधी गतिविधियों का कोई स्थान नहीं होता। हिंसा नैतिकता विरोधी प्रक्रिया के रूप में हिंसा के द्वारा समाज में उन कार्यों को किया जाता है जो कि नैतिकता के विरोध में होते हैं। जैसे नैतिकता परोपकार की भावना की ओर संकेत करती है जबकि हिंसा में दूसरे का अहित किया जाता है। नैतिकता प्रेम एवं सहयोग की बात करती है जबकि हिंसा में शत्रुता एवं बदले की भावना से कार्य किया जाता है। इस प्रकार यह पूर्णतः नैतिकता विरोधी प्रक्रिया के रूप में जानी जाती है। हिंसा मानवता विरोधी प्रक्रिया के रूप में हिंसात्मक गतिविधियां पूर्णतः मानवता विरोधी होती है। जैसे मानवतावादी दृष्टिकोण में किसी भी जीव जंतु को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए जबकि हिंसावादी दृष्टिकोण में दूसरे को किसी न किसी रूप में कष्ट पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। व्यक्ति शक्तिशाली होता है तो प्रत्यक्ष रूप से कष्ट पहुंचाने का प्रयास करता है तथा शक्तिहीन होने पर अप्रत्यक्ष रूप से चोरी छुपे कष्ट पहुंचाने का प्रयास करता है। जैसे छिपकर किसी के घर में आग लगा देना या किसी को खाने पीने की वस्तुओं में विष मिलाकर दे देना। हिंसा सार्वजनिक हित विरोधी प्रक्रिया के रूप में हिंसा को सार्वजनिक हित विरोधी प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया जाता है। सामान्यतः व्यक्ति जब अपने स्वार्थ में अंधा हो जाता है तभी वह हिंसात्मक और समाज विरोधी गतिविधियों को संपन्न करता है। जैसे व्यक्ति देश की संपत्ति को समाज के हित में व्यय करने के स्थान पर उस पर अपना अधिकार जमाने का प्रयास करता है तो इसके लिए वह हिंसात्मक कार्यों का सहारा लेता है। प्राचीन काल में युद्ध एवं लूट की प्रक्रिया स्वहित के लिए होती थी। वर्तमान समय में यह कार्य स्वहित के लिए होते हैं। इस प्रकार हिंसा एक सार्वजनिक हित विरोधी प्रक्रिया है। हिंसा एक आध्यात्मिक विकास विरोधी प्रक्रिया हिंसा को एक आध्यात्मिक विकास विरोधी प्रक्रिया के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। आध्यात्मिक विकास की प्रक्रिया में व्यक्ति को शांत चित्त होकर मानव हित में कार्य करना चाहिए तथा दूसरे के दुख एवं कष्टों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। जबकि हिंसावादी गतिविधियों में इसके ठीक विपरीत स्थिति देखी जाती है। हिंसात्मक गतिविधियों में प्रत्येक व्यक्ति को कष्ट पहुंचाने का प्रयास किया जाता है तथा समाज में अशांति फैलाने का कार्य किया जाता है। अतः हिंसा सदैव आध्यात्मिक विकास के मार्ग की प्रमुख बाधा बन जाती है। हिंसा एक कष्टकारी प्रक्रिया के रूप में हिंसा को एक कष्टकारी प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया जाता है क्योंकि प्रत्येक हिंसात्मक गतिविधि
मानव मात्र या जीव मात्र को कष्ट ही पहुंचाती है। जैसे एक व्यक्ति कुत्ते को डंडे से मारता है तो उसको कष्ट होता है। जब व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को धमकी देता है तथा भला बुरा कहता है तो उसको मानसिक कष्ट होता है। प्रत्येक हिंसात्मक गतिविधि द्वारा कष्ट उत्पन्न किया जाता है। हिंसा मूल्य विरोधी प्रक्रिया के रूप में हिंसा को एक मूल्य विरोधी प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसमें आदर्शवादी एवं सामाजिक मूल्यों के विरोध में कार्य संपन्न किए जाते हैं। हिंसात्मक गतिविधियाँ सदैव प्रेम, सहयोग, परोपकार, सद्भावना एवं सुखवादी मूल्यों के विपरीत होती है। इसमें व्यक्ति का उद्देश्य दूसरों को हानि पहुंचाकर अपने सुख की प्राप्ति करना होता है। इससे आदर्शवादी एवं सामाजिक मूल्य समाज से समाप्त हो जाते हैं तथा समाज में हिंसात्मक मूल्यों का प्रभाव हो जाता है। हिंसा शक्ति के दुरुपयोग की प्रक्रिया के रूप में हिंसा में जो भी शक्ति होती है उसका दुरुपयोग किया जाता है। उसमें व्यक्ति अपने प्रत्येक कार्य के लिए दूसरे को कष्ट पहुंचाता है। इसमें वह अपने अधिकार एवं शक्ति का दुरुपयोग करता है। प्रायः यह देखा जाता है कि वर्तमान समय में व्यक्ति अपने अधिकारों का प्रयोग करके हिंसात्मक कार्यों को संपन्न करते हैं। जैसे पुलिस द्वारा निरीह व्यक्तियों की पिटाई करना एवं गांव के शक्तिशाली व्यक्तियों द्वारा गरीब जनता का धन अपहरण करना आदि। ये दोनों ही उदाहरण शक्ति के दुरुपयोग एवं हिंसात्मक गतिविधियों की ओर संकेत करते हैं। हिंसा संवेगात्मक अस्थिरता की प्रक्रिया के रूप में सामान्य रूप से हिंसात्मक गतिविधियों का प्रमुख कारण संवेगात्मक अस्थिरता होती है। जब बालक संवेगात्मक रूप से अस्थिर हो जाता है तो वह प्रत्येक व्यक्ति से झगड़ा करने लगता है तथा क्रोधित हो जाता है। वह दूसरों की भावनाओं एवं संवेगों को नहीं समझ पाता, इसलिए हिंसात्मक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जिस समाज में संवेगात्मक स्थिरता से युक्त व्यक्ति अधिक होते हैं उस समाज में हिंसा की गतिविधियां कम होती हैं तथा जिस समाज में संवेगात्मक अस्थिरता से युक्त व्यक्ति अधिक होते हैं वहाँ हिंसात्मक गतिविधियां अधिक होती हैं। उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि हिंसा वास्तविक रूप से व्यक्ति को शारीरिक एवं मानसिक रूप से हानि पहुंचाती है। इसके द्वारा सृजनात्मकता का समापन होता है तथा विध्वंसात्मक प्रवृत्ति का विकास संभव होता है। इस प्रकार हिंसा सर्वत्र हानिकारक एवं विनाशकारी गतिविधियों को जन्म देती है। धन्यवाद।